हेलो बच्चों, गीता ज्ञान विहार के बच्चों का आज फिर इस सेशन में स्वागत है। हम लोग पिछले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर फिज़िक्स के बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशंस को समझते आए हैं। हम लोग आपके सामने हर लेक्चर के अंदर फिज़िक्स के टिप्स को, फिज़िक्स के टॉपिक्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आम भाषा में आप लोगों के सामने रखते आए हैं और साथ साथ हम आपको डेली लाइफ के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताते गए। किसी चीज़ को जब हम अपने डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हो रही है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है, हम उससे कोरिलेट करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और दूसरी चीज़, जब हम उसको अपनी आम भाषा में समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। हम हमारे लेक्चर्स के अंदर यही कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को अपनी डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उससे आपको समझाएं और आम भाषा में समझाएं तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाएंगे। बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम अभी तक आपको समझा चुके हैं और आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इतने ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस आपके सामने लाएंगे बहुत ही ईजी वे में, विथ फुल एक्सप्लेनेशन, विथ फुल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें वो चीज़ आराम से समझ में आ जाती है। आप बने रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए और कंटिन्यू में उसको समझते रहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी रहेगी तो हम इजीली आगे के टॉपिक्स को समझ पाएंगे। कंटिन्यूटी टूट गई तो पीछे आगे के टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोगों में से कुछ बच्चे तो मेरे टॉपिक्स को, मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं। कुछ बच्चों की अभी भी शिकायत आ रही है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जैसे कि आरती मिनारिया बहुत अच्छे से कैच कर रही है टॉपिक्स को, वेल एंड गुड। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही टॉपिक्स को समझते रहिए, सक्सेसफुल ज़रूर होंगे आप। इसी तरह से मनीष जाट और कृष्णम मालू, आप दोनों भी बहुत अच्छे से फिज़िक्स को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन कोहिनूर, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसी तरह से अविनाश, आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, अभी तो फिज़िक्स शुरू ही हुई है। हम जैसे जैसे आगे और टॉपिक्स में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी थोड़ी सी टफ होती जाएगी। तो अभी से ही आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप अभी से ही अगर मेहनत करेंगे तो आगे के टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको पढ़ना है, समझना है, इम्पॉर्टेंट क्या है फिजिक्स की, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हम पिछले लेक्चर्स करते आए हैं वैसे ही आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलिए कि 100% ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। अगर थ्योरी में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप मान के चलिए। तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। स्पेशली कोहिनूर, आप बहुत अच्छे से समझिए इस टॉपिक को। अविनाश, आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, और अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने साथ के फ्रेंड्स से समझ भी सकते हैं, वापस से पूछ भी सकते हैं कि भाई इस टॉपिक में क्या था, वापस से मुझे बताइए। आप अपने अच्छे फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हम टॉपिक लेते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है LCR सर्किट। आज का टॉपिक है LCR सर्किट। अच्छा, एक नाम तो मैं भूल ही गई, अरुणा जाट। आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ये जो जिन बच्चों को मैंने नाम लिए हैं, आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, मैं स्पेशल आप लोगों का नाम ले रही हूँ। इसका मतलब आप लोगों पे मेरा ध्यान ज़्यादा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, LCR परिपथ। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR परिपथ। पिछली क्लास के अंदर हम L, C और R इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ के आए हैं। अगर हम AC सर्किट को केवल प्रतिरोध में से प्रवाहित करेंगे वो कैसा व्यवहार दिखाएगी, केवल
सी में से मतलब संघारित्र में से प्रवाहित करेंगे वो कैसा व्यवहार दिखाएगी, और अगर प्रेरण कुंडली में से करेंगे तो वो कैसा व्यवहार दिखाएगी। तो पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा है। प्रतिरोध एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं करता है, दोनों के साथ समान व्यवहार दिखाता है। प्रेरण कुंडली इंडक्टर कॉइल केवल डीसी को जाने देती है, एसी को रोक देती है, और संधारित्र केवल एसी को जाने देती है, डीसी को रोक देती है। ये हमने पूरा डिटेल में विद डेरिवेशन अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा है। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वापस से उस वीडियो पे जाके एक बार का वापस से देखें, उसको अच्छे से समझें, फिर उसके बाद इस टॉपिक को समझें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है LCR परिपथ। हम तीनों को जोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया। L भी ले लिया, C भी ले लिया और R भी ले लिया, और इन तीनों के अक्रॉस हमने क्या कर दी है, हमारा AC परिपथ लगा दिया है, AC वोल्टेज लगा दिया। AC वोल्टेज क्या होता है पता है ना आप लोगों को? वैल्यू क्या होती है AC वोल्टेज की? V = V0 sin ओमेगा टी। ये हम फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं। एसी वोल्टेज की वैल्यू होती है V = V0 sin ओमेगा टी, और हर जगह हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जो ये सिंबल बनाया ना, ये वाला सिंबल, यही बता रहा है कि ये एसी है। ठीक है, तो हर जगह हम V = V0 sin ओमेगा टी लिखे, ये जरूरी नहीं है। हमने ये सिंबल बना दिया, दैट्स इनफ। इस सिंबल का मतलब ही ये पता चल गया कि ये एसी सोर्स है। फिजिक्स में ऐसी छोटी छोटी सी बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में बेसिकली कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है पूरा कि V = V0 sin ओमेगा टी आपका वोल्टेज लगा हुआ है, सिर्फ हमें ये सिंबल दे दिया जाएगा। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा अपना कॉन्शियस माइंड रखना है और समझ जाना है कि ये हमारा एसी सोर्स लगा हुआ है। अब क्या होगा, पिछले टॉपिक्स में तो क्या हो रहा था, जो भी एसी वोल्टेज था वो पूरा का पूरा या तो R को मिल रहा था, या L को मिल रहा था, या C को मिल रहा था। अब तीनों जुड़ गए तो क्या होगा, तो अब जो हमारा ये एसी वोल्टेज है वो इन तीनों में बट जाएगा। कैसे बटेगा, देखो L के अक्रॉस क्या मिला, VL, C के अक्रॉस क्या मिला, VC, और R के अक्रॉस क्या मिला, VR। ये तो हमने नोटेशन दे दिया ताकि हमें पता चल जाए कि R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है, C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, और L के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है। तो ये हमने एक सिंपल नोटेशन दे दिया, राइट। अब होता क्या है, VR क्या होता है, ओम का नियम पता है हमें, V होता है I × R। जो वोल्टता होती है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। तो VR का मान कितना हो गया, VR का मान हो गया I × R, ओम के नियम से। उसी नियम को हमने लगाया और L के अक्रॉस जो वोल्टेज बना, प्रेरण कुंडली के जो अक्रॉस वोल्टता बनी, विद्युत वाहक बल बना, वो कितना बना, IXL। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, एक्सेल क्या था, प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरण कुंडली जो प्रतिरोध डालती है धारा के प्रवाह में, उसका हमने नोटेशन दे दिया XL, और XL की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, L ओमेगा। याद आ रही है ना बच्चों? उसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बन जाएगा, VC = IXC। XC क्या था, धारतीय प्रतिघात। इसको हमने कैसे लिखा था, XC = 1/C ओमेगा। ठीक है, ये चीज हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, उसी का ही रिजल्ट हमने यहाँ यूज ले लिया। हमने कहा प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टता बनी वो IR, इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टता बनी IXL, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टता बनी IXC। अब हमें क्या करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था L V और C के साथ, V और I के साथ कैसा बिहेव दिखाती है, C V और I के साथ कैसा बिहेव दिखाती है। तो क्या पढ़ा था हमने बताया था, अगर हम L की बात करते हैं, प्रेरण कुंडली की बात करते हैं, तो प्रेरण कुंडली में अगर मेरी वोल्टता यहाँ पर है तो धारा उससे 90 डिग्री पीछे रहती थी। साइन, जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो बनी थी sin ωt - π/2, मतलब वोल्टता से धारा 90 डिग्री पीछे रहेगी। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, मैं यहाँ पे I को रख देती हूँ और यहाँ पे V को रख देती हूँ, तो क्या बनेगा,
मैं यहाँ पे I रख देती हूँ। तो अब हो क्या रहा है, I 90 डिग्री पीछे है तो V अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आगे हो जाएगा। इस केस में जो मेरे को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये ऊपर चली जाएगी लाइन ऐसे, यहाँ पे मुझे VL मिल जाएगा। बात एक ही है ना, चाहे मैं V को फिक्स कर दूं और L को पीछे कर दूं, या मैं I को फिक्स कर दूं और V को आगे कर दूं, बात तो एक ही हुई। होना दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। चाहे मैंने पिछला वाला केस लिया जिसमें मेरा V फिक्स था तो I 90 डिग्री पीछे चला गया, अब मैंने क्या किया, I को फिक्स कर दिया तो V 90 डिग्री आगे आ गया, बात तो एक ही हुई। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अगर हम R की बात करते हैं तो R में क्या था, दोनों समान व्यवहार दिखा रहे थे। मतलब अगर मैं R के केस में लूं तो जिस दिशा में I है उसी दिशा में मुझे V भी मिलेगा। दोनों समान कला में थे, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कोई कला अंतर नहीं था। C में क्या हो रहा था, I 90 डिग्री आगे थी, तो अब अगर मैं C के लिए बनाऊं तो C में कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब I 90 डिग्री आगे थी, मेरा I तो फिक्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब मेरा जो C चला जाएगा वो नीचे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। I मेरा फिक्स है, कहाँ I है, L के केस में V 90 डिग्री आगे है, R के केस में दोनों सेम दिशा में है, और C के केस में V 90 डिग्री पीछे है। इस केस में हमने I को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इस चीज को जो हमने अलग अलग बताई है, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो क्या ऐसा ही फिगर दिखेगा मुझे, जैसा ही ऊपर दिख रहा है, ये इस तरह का ही फिगर दिखेगा ना मुझे। इसमें क्या हो रहा है, VR ये जो दिशा है ये I को बता रही है, ये वाली दिशा मेरी I को बता रही है। ये मेरा I है, I मैंने फिक्स कर दिया। तो अब हमने क्या बताया, V I की दिशा में ही रहता है, किस केस में, R के केस में, तो मेरा VR इसी दिशा में है। ठीक है, L के केस में क्या हो रहा है, V 90 डिग्री आगे जा रहा है, तो ये देखिए ये VL बता रहा है, और C के केस में वो 90 डिग्री पीछे है तो ये VC को बता रहा है। ठीक है, VC मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, VL मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हम ये मान के चलें कि VL का मान VC से अधिक है, जो इंडक्टर कॉइल है उसके अक्रॉस वोल्टता अधिक है और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टता कम है, तो जो डिफरेंस मिलेगा वो मुझे डिफरेंस कहाँ मिलेगा, ऊपर की साइड में ही मिलेगा ना। कैसे हुआ ये देखो, एक छोटा सा अपन मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे -1 आ रही है, राइट, और जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, +3 आ रही है। अब अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस -1 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 - 1 हो जाएगा, मतलब 2 मिल जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब ये 2 क्या हुआ, इसका और इसका डिफरेंस ही तो हुआ, 3 और -1 का डिफरेंस ही तो हुआ। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने कहा VL हमारा ये दिशा में है, VC हमारा इस दिशा में है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो मुझे यहाँ तक मिलेगा वो कितना मिलेगा, VL - VC मिलेगा, राइट। तो ये हो गया मेरा VL - VC, यहाँ से यहाँ तक का ये VL - VC हो गया। ये मेरा ω t एंगल बन गया, थीटा ω t, ठीक है। ये वैल्यू मेरी यहाँ से यहाँ तक की VR हो गई, राइट। अब हमने, अगर याद हो आप लोगों को, 11th में वेक्टर्स का एडिशन किया था, सदिशों का योग किया था, उसमें आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर दो वेक्टर, दो सदिश एक ही दिशा में हैं, तो जो तीसरी अपोजिट दिशा वाली होगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगी, परिणामी बन जाएगा। उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, त्रिभुज के नियम को अप्लाई करेंगे। ये है मेरा VR, यहाँ से यहाँ तक का ये एक ही दिशा में चल रहा है। ये है मेरा VL - VC, ये इस दिशा में है, तो अब ये दोनों तो एक ही दिशा में हो गए ना, और जो इसका ये वाली दिशा है ये इन दोनों का परिणामी बन जाएगा। त्रिभुज का नियम यही कहता है, जो दो समान दिशा वाले सदिश हैं उनका परिणामी जो तीसरी विपरीत दिशा वाली भुजा होगी वो उसका परिणामी बन जाएगा। तो ये जो हमारा बन रहा है ये शून्य मान लें हम,
ओरिजिन मान ले, तो ओ ये जो बन रही है दिशा, ये दिशा हमारी क्या बनेगी, VL माइनस VC और VR का परिणामी बनेगी। राइट, फिगर समझ में आ गया? ये चीज अगर समझ में आ गई तो इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? वापस एक बार रिवीजन कर रही हूँ। VL मेरा पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, VC मेरा नेगेटिव y डायरेक्शन में है, VR मेरा I की ही दिशा में है। VL और VC का जो डिफरेंस है वो मुझे ये दिख रहा है। तो अब त्रिभुज का नियम लगाकर हमने VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट निकाला, परिणामी निकाला। तो ये जो मिला मुझे, V जो मिलेगा वो VL माइनस VC और VR का परिणामी मिलेगा। और यही V हमारा क्या है, LCR परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है, कुल वोल्टता का मान है। अगर यहाँ पे हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं, जो वेक्टर एडिशन का लॉ है उसको लगाते हैं, तो रिजल्टेंट V की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों? V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। ये किससे निकाला हमने, सदिशों के योग का जो नियम था उससे निकाला। अगर हमारे पास एक वेक्टर A है, ये है मेरा AX, ये है मेरा AY, और ये इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है A कितना बनता था, A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये हमने सदिश के अंदर पढ़ा था। इसी नियम को काम में लिया और हमने निकाला V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, अगर हम VL, VC और VR के जो ये मान हैं ये यहाँ पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, VL की जगह रखा IXL, VC की जगह रखा IXC, VR की जगह रखा IR। ठीक है, अब इनके स्क्वायर करने हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो I कॉमन ले सकते हैं, दोनों में I आ रहा है, तो इन दोनों में से जब मैंने I कॉमन लिया तो I स्क्वायर बना, XL माइनस XC अंदर रह गया, स्क्वायर है ही, यहाँ से भी हमने I स्क्वायर कॉमन ले लिया, R स्क्वायर रह गया। अब इसमें भी I स्क्वायर कॉमन, इसमें भी I स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी I स्क्वायर आ रहा है, हम दोनों में से I स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आया? इतना कोई सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी टफ नहीं है। सिर्फ हमने 11th की जो वेक्टर्स पढ़े थे उसी को ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। इससे हमारी जो फाइनल वोल्टेज का मान मिला वो इतना मिला। हमें तो क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा V स्क्वायर, इस I स्क्वायर को मैं यहाँ डिवाइड में ले सकती हूँ, तो कितना मिल जाएगा, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी वैल्यू बन गई। कितनी मिली, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सिर्फ मैंने इस I स्क्वायर को डिवाइड में डाल दिया। अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो यहाँ मिल जाएगा मुझे V अपॉन I और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर ये आया था, मैंने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया तो यहाँ V अपॉन I बन गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टता और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन हर जगह हम प्रतिरोध कहें ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। हमने R के लिए प्रतिरोध कहा, L और C के लिए प्रतिघात कहा, तो अब अगर LCR आ जाएगा तो उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम क्या दिया जाता है, प्रतिबाधा। यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, प्रतिबाधा। अगर प्रतिबाधा कहा जाए तो LC और R तीनों के कंबाइंड का जो प्रतिरोध है उसको प्रतिबाधा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आपसे जो सेक्शन A का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिबाधा क्या है, जब हमारे LCR परिपथ हो,
एल सी और आर तीनों जुड़े हुए हों परिपथ में, तो एल सी और आर के कंबाइंड इफेक्ट के कारण, तीनों के संयोजन के कारण जो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में कुल प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिबाधा कहा जाता है। इसको हमने नोटेशन भी अलग दिया। क्या नोटेशन दे दिया? Z दे दिया। R के लिए R का जो प्रतिरोध था उसको R दिया, L और C का जो प्रतिरोध था उसको X दिया, और LCR तीनों का जो प्रतिरोध होगा उसको नोटेशन Z दे देंगे। तो यहां पे हमने जो नोटेशन दिया वो दिया है Z। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है V/I, इसको हम Z लिख देंगे। तो Z इज इक्वल टू कितना बन गया? स्क्वायर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब अगर हम चाहें तो यहाँ XL और XC का जो मान पीछे लिखा था उसको पुट कर सकते हैं। तो XL कितना है? L ओमेगा, और XC कितना है? 1/ओमेगा C। तो L ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C इसका होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा परिणामी प्रतिबाधा का मान बन गया। किसके लिए? LCR परिपथ के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले को हमें यूज लेना पड़ेगा। कैसे यूज लेंगे वो मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आपको न्यूमेरिकल में कई बार L का मान दे दिया जाएगा कि हमारे पास एक LCR परिपथ है जिसमें प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व इतना हेनरी दे रखा है। हेनरी क्या था? L का इकाई थी। जब अपन ने L पढ़ा था तभी मैंने बताया था हेनरी L की इकाई होती है। और एक हमारे पास संधारित्र है जिसकी धारिता का मान इतने फैराड है और इतने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास L है, C है, R है, ओमेगा दे रखा होगा। इन सारे वैल्यूज को हम इधर Z में पुट करके इसका प्रतिबाधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, आगे हमें क्या पढ़ना है कि इन दोनों में कला में क्या अंतर है, फेज कितना आएगा। जैसे हम पिछले तीनों एलिमेंट्स के लिए पढ़ के आए हैं, R के केस में V और I में कोई कला अंतर नहीं होता है, दोनों समान कला में होते हैं। L के केस में 90 डिग्री I पीछे होती है और C के केस में 90 डिग्री आगे होती है। उसी तरह से जब हमने LCR तीनों ले लिया है तो उसके लिए कलांतर कैसा है। तो जो हमने डायग्राम बनाया था मैं एक बार उसको वापस से बना रही हूँ आपके सामने। ये है हमारा I, इसी दिशा में VR है और यहाँ पे मेरा आ रहा था VL माइनस VC। ठीक है, इसका परिणामी मुझे यहाँ मिल गया V, और ये एंगल कितना आ रहा था? फाई। ये फाई क्या है? परिणामी V किसके लिए? LCR के लिए। और I में जो कला अंतर है उसको हम किससे देते हैं? फाई से नोटेशन देते हैं। ये फाई कैसे बनता है? गोला बनाया और उसके बीच में ऐसी लाइन बना दी, सिर्फ ये है, इसको हम क्या कह देते हैं? फाई कह देते हैं। तो हमारा LCR में V और I के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है? फाई होता है। ठीक है, अब मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, जब भी हम किसी की दिशा बताते हैं तो क्या काम में लेते हैं? टेंजेंट काम में लेते हैं। हम चाहे किसी भी वेक्टर की दिशा बताएं या हम किसी भी एलिमेंट की दिशा बताएं तो वहां पे दिशा बताने के लिए टेंजेंट को ही काम में लिया जाता है। और टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 10th में ही पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे भी हमारा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये VL माइनस VC है, ये VR है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ना। और राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो अगर समकोण है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से टेंजेंट कितना बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है?
जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है, लंब बन जाती है। और कोण के साथ वाली जो भुजा है वो क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, आधार बन जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को हम काम में ले रहे हैं यहाँ पे। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। VL माइनस VC परपेंडिकुलर हो गया और VR बेस हो गया, तो VL माइनस VC अपॉन VR। VL कितना था, IXL, VC कितना था, IXC, VR कितना था, IR। यहाँ से I कॉमन लिया और ये I और ये I कट गया, तो क्या बच गया, XL माइनस XC अपॉन R। XL और XC का भी मान अगर रख दें, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C R। ये हमारा बन गया कलांतर, किसके लिए, LCR परिपथ के लिए। अगर न्यूमेरिकल में एंगल निकालने को आता है, कलांतर निकालने को आता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम कला भी बता सकते हैं। जो रिजल्टेंट बना LCR का, उसने I के साथ कितना एंगल बनाया है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। जो हमने ये फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चल रहा है। मेन तो चीज यही है ना कि हम क्या निकालना क्या चाहते हैं, हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फॉर्मूला हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, 3 केस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ओमेगा L बड़ा हो ओमेगा C से, मतलब XL बड़ा हो XC से। दूसरा हो सकता है कि XL छोटा हो XC से, या तीसरा XL बराबर हो XC से। यही 3 चीजें हो सकती है। जो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है कि XL बड़ा हो XC से, XL छोटा हो XC से, और XL बराबर हो XC के। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमें इन तीनों पॉसिबिलिटीज को पढ़ना है कि तीनों पॉसिबिलिटीज क्या हैं। पहला केस हम लेते हैं जब हमारा ओमेगा L बड़ा है किससे, ओमेगा C से। ओमेगा L क्या था, XL, और ओमेगा C 1 अपॉन ओमेगा C क्या था, XC, मतलब XL बड़ा है XC से। तो इस केस में हमारा जो टेंजेंट फाई होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, ये देखिए यहाँ पे, जब XL बड़ा है XC से तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मेरा जो एंगल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल पॉजिटिव है, XL बड़ा है, इसका मतलब जो परिणामी वोल्टता है, धारा उस परिणामी वोल्टता के पीछे रहेगी, पश्चगामी रहेगी। जो धारा है वो वोल्टता की पश्चगामी रहेगी। जैसा L व्यवहार दिखाता है, पूरा LCR सर्किट वैसा ही व्यवहार दिखाएगा, क्योंकि हमारा XL बड़ा है XC से। और L के केस में क्या होता था, जो धारा है वो वोल्टता से पीछे रहती थी। तो जब हमारा LCR परिपथ में XL बड़ा होगा XC से, तो धारा वोल्टता की पश्चगामी रहेगी। धारा आगे होगी, वोल्टता पीछे होगी, और धारा आगे होगी। राइट। इसी तरह से सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है, ओमेगा L छोटा है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C से। इसका मतलब जो मेरा XL है वो छोटा है XC से। अब अगर XL XC से छोटा होगा तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो टेंजेंट मेरा पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो फाई बना वो कितना बन गया, ऋणात्मक बन गया। फाई ऋणात्मक है, XC बड़ा है, इसका मतलब अब जो LCR परिपथ है वो वैसा ही व्यवहार दिखाएगा जैसा कि एक संधारित्र दिखाता है। संधारित्र में क्या होता है, I V से आगे होती है। तो जो I है वो क्या होगी, V से अग्रगामी रहेगी, I V के आगे होगी। इस वाले केस में अगर अपन देखें तो अगर मेरा ये V है तो I मेरी यहाँ पे होगी, पश्चगामी रहेगी। और इस वाले केस में अगर अपन देखें ये मेरा V है तो I मेरी इससे अग्रगामी रहेगी, आगे रहेगी। क्लियर ये चीज। तीसरा क्या आता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों इक्वल आ जाए, XL XC के इक्वल आ जाए। अब जब XL और XC इक्वल हो गए तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। फाई कितना हो गया, 0। फाई 0 मतलब कोई कला नहीं है, कोई कलांतर नहीं है, दोनों समान कला में। और दोनों समान कला में कब होते हैं,
प्रतिरोध के केस में होते हैं। मतलब अब जो मेरा LCR परिपथ है वो एक प्रतिरोध जैसा व्यवहार दिखाता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार दिखाएगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, V भी इधर होगा और I भी इधर होगा। तो जो हमने टेंजेंट फाई निकाला, टेंजेंट फाई किस लिए निकाला, जो कलांतर निकाला वो सिर्फ ये देखने के लिए निकाला कि परिपथ व्यवहार कैसा करता है। अगर XL बड़ा है, XC छोटा है तो वो L की तरह व्यवहार करेगा, XC बड़ा है, XL छोटा है तो वो C की तरह व्यवहार करेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो R की तरह व्यवहार करेगा। तो हमने ये बता दिया, सिर्फ हमें टेंजेंट फाई से ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा LCR परिपथ व्यवहार कैसा करेगा। ठीक है, यहां तक हमारा एक चीज कंप्लीट हुई, क्या था वो, LCR परिपथ। हमने LCR परिपथ का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन करके उससे जो रिजल्ट निकला उसका कंक्लूजन भी कर लिया, उसकी समरी भी कर ली, और रिजल्ट हमें क्या बता रहा है हमने वो भी पढ़ लिया। अब जो आता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, अनुनादी परिपथ। क्या होता है अनुनाद? अनुनाद एक ऐसी स्थिति है तो वही LCR परिपथ ही, ऐसा नहीं कि अलग टॉपिक है, लेकिन LCR परिपथ में एक स्थिति आती है। स्थिति क्या आती है कि जब XL XC के बराबर होता है। ये जो हमने लास्ट केस पढ़ा था कि XL XC के बराबर होगा, इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुनादी स्थिति कहा जाता है, अनुनाद की अवस्था कहा जाती है। तो अनुनादी परिपथ ऐसा परिपथ है, एक ऐसा ही LCR परिपथ है जिसमें XL का मान XC के बराबर होता है। जब XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, LCR परिपथ में V और I दोनों समान कला में होते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, और ऐसे LCR परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है। अनुनाद दो प्रकार के होते हैं, जो अनुनादी परिपथ है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ। श्रेणी और समांतर क्या होता है वो तो क्लियर है ना। श्रेणी में क्या कहते हैं अपन, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर डब्बे आगे के आगे लगे हुए, पहला डब्बा है, फिर दूसरा डब्बा लगा, फिर उसके पीछे तीसरा डब्बा लगा, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। अगर हमने एक ही लाइन में सबको जोड़ दिया वो श्रेणी क्रम कहलाता है। लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ देते, ये एक है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, जैसे अपनी बुक शेल्फ होती है, उसको हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। जैसे कि अगर मैंने ये एक प्रतिरोध लिया और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध जोड़ा और फिर ये तीसरा प्रतिरोध जोड़ा, ये क्या हुआ, एक ही लाइन में जुड़े ना तीनों। जब तीनों एक ही लाइन में जुड़ेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम कहा जाएगा, सीरीज कहा जाएगा, सीरीज सर्किट कहा जाएगा। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ देती हूं, ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर क्रम कहलाएगा। सबके पहले एक साथ और सबके दूसरे एक साथ। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ रहा है, दूसरे वाले का दूसरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ रहा है। जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़ते हैं वैसे हमारा ये श्रेणी क्रम बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जैसे अपनी बुक शेल्फ होती है, एक ऊपर है, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक, ये हमारा क्या बन जाता है, समांतर क्रम बन जाता है। उसी तरह से जो अनुनादी परिपथ है वो भी दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। क्या किया, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या था, श्रेणी क्रम क्या था, तीनों को हमने एक लाइन में जोड़ दिया। तो ये देखिए, ये L है, ये C है और ये R है, हमने तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा श्रेणी क्रम कहलाएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाएगा। अब क्योंकि अनुनाद की स्थिति है, हमने कहा अनुनाद की स्थिति कब आती है, जब XL XC के बराबर होता है। प्रेरण कुंडली जितना प्रतिघात लगा रही है, संधारित्र भी उतना ही प्रतिघात लगाए, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो हमारा जो Z का फॉर्मूला आया था एक LCR परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा, उसका मान आया था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं इसमें अनुनाद की स्थिति लाना चाहती हूँ तो XL और XC को बराबर करना पड़ेगा,
और जब XL और XC बराबर हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो मेरी जीरो बन गई ना, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे जीरो आ गया और प्रतिरोध केवल R रह जाएगा। और अगर मैं इसको रूट से बाहर निकाल दूंगी तो Z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R मिल जाएगा। Z कितना आ रहा था, किन्हीं दो टर्म्स का सम मिल रहा था। अब उन दो टर्म में से मैंने एक टर्म हटा दी तो क्या कम हो जाएगा ना, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, Z की मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, Z का न्यूनतम मान कहलाएगा, प्रतिबाधा का न्यूनतम मान कहलाएगा। तो श्रेणी अनुनाद की परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में या श्रेणी अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, LCR परिपथ का जो प्रतिबाधा है, परिणामी प्रतिबाधा है, वो न्यूनतम होगी। और किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ओम के नियम में प्रतिरोध को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में रुकावट। यहाँ पे Z भी क्या बता रहा है, धारा के प्रवाह में रुकावट। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। किस परिपथ में से प्रवाहित हो रही है, LCR सीरीज परिपथ में से प्रवाहित हो रही है, LCR श्रेणी परिपथ में से प्रवाहित हो रही है। तो LCR श्रेणी परिपथ में जब अनुनाद की स्थिति आती है तो उस टाइम पर हमारा जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो न्यूनतम हो जाती है। और प्रतिबाधा अगर न्यूनतम है तो धारा क्या होगी, अधिकतम। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं ना। अगर रुकावट कम है तो धारा आराम से प्रवाहित होगी, रुकावट ज्यादा है तो धारा बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होगी। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत फुल स्पीड से चलती है। लेकिन यही अगर अपन किसी सिटी एरिया में चलाते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, किसी मार्केट में चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी क्या चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ रुकावट ज़्यादा है। हाईवे पे क्या थी, रुकावट कम थी। तो ये R बेसिकली रुकावट को ही बताता है। किसकी रुकावट को, धारा के प्रवाह की रुकावट को। तो धारा की प्रवाह में अगर रुकावट कम है, प्रतिरोध कम है, तो धारा का मान अधिकतम होगा। तो इस केस में हमें जो धारा मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। तो श्रेणी अनुनाद की स्थिति वो स्थिति है जब प्रतिरोध परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है और धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो हमारा Z मैक्सिमम, I मैक्सिमम मिलेगा, धारा मैक्सिमम मिलेगी। और धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। यहाँ पे R हमारा कितना है, Z मिनिमम, इसलिए I मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी, V अपॉन Z मिनिमम। और Z मिनिमम किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से। तो जब भी हम श्रेणी पथ की बात करेंगे, श्रेणी परिपथ की बात करेंगे, तो अपने आप ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, श्रेणी है इसका मतलब हमारे अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा। अब अगर अपन इसको ग्राफ से समझाएं, किसी चीज को हम अगर ग्राफ से समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया। किसके बीच में बनाया, धारा और आवृत्ति के बीच में। आवृत्ति क्या थी, 1 सेकंड में कितने चक्र पूरे किए गए हैं वो आवृत्ति कहलाती थी। और आवृत्ति किसकी है, जो हमने AC सोर्स लगाया, जो हमने प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया था, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, उसकी आवृत्ति है। तो उसकी आवृत्ति जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे धारा का मान भी बदलता जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये इस तरह का ग्राफ मिलता है। जैसे जैसे हमारी आवृत्ति बढ़ती जा रही है धारा का मान बढ़ता जा रहा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एक निश्चित आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम हो गया और फिर उसके बाद जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती गई धारा का मान कम होता गया। तो ये हमारा कहलाता है अनुनादी परिपथ, या हम ये कहें अनुनादी वक्र। इसको हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस कर्व भी कह सकते हैं, अनुनादी वक्र भी कह सकते हैं। अनुनादी वक्र किन दो चीजों के बीच में ग्राफ होता है, LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और जो हमने वोल्टा सोर्स लगाया है, वोल्टा स्रोत लगाया है, उसकी आवृत्ति, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है उसको क्या कहते हैं, अनुनादी वक्र कहते हैं। अनुनादी वक्र कैसा मिला हमें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई धारा का मान पहले बढ़ता गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे धारा का मान अधिकतम हो गया और फिर उसके बाद धारा का मान वापस से घटता गया।
जो ये वाला फेस है यहाँ से यहाँ तक का, इस केस में हमारा XL बड़ा होता है और XC छोटा होता है। मतलब परिपथ हमारा किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक प्रेरण कुंडली की तरह व्यवहार करेगा। जो ये वाला फेस है जहां पे हमें धारा अधिकतम मिली है, यहाँ पर XL XC के बराबर होगा, जो हमें क्या बताती है, अनुनाद की स्थिति बताती है। और जो ये वाला फेस है, ये डाउन वाला फेस, इसमें XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा। ये किसको बताता है, ये बताता है कि परिपथ हमारा किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, संधारित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अगर अपन अनुनाद की बात कर रहे हैं तो ये वाली स्थिति हमारी अनुनाद की स्थिति है। जब धारा का मान अधिकतम मिल रहा है परिपथ में, वो हमारी अनुनाद की स्थिति है। तो ये हमारी अनुनाद की स्थिति आ गई जब XL XC के बराबर है और धारा का मान अधिकतम है। समझ में आया कोहिनूर, आशा ध्यान दे रहे हो ना, अविनाश समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ में आया तो वापस से रिप्ले करके देखना, लेकिन अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हमारी ये जो वक्र बना, इस वक्र को हम कहते हैं अनुनादी वक्र। किस कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमें धारा का मान अधिकतम मिल गया और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिस पर्टिकुलर आवृत्ति पर हमें धारा का मान अधिकतम मिला है, इस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये जो आवृत्ति है F0 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति। तो अब देखिए क्या था, जब XL XC के बराबर था, ओमेगा L 1/ओमेगा C के बराबर था, तो अगर मैंने इस ओमेगा को यहाँ ले लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया और L को नीचे ले लिया तो 1/LC बन गया। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो गया। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πF0। तो क्योंकि ये कौन सी है, रेजोनेंस कंडीशन के टाइम पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली वो है। अगर आप चाहो तो इसको ओमेगा R से भी लिख सकते हो। अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति है वो तो स्पेसिफिक रिप्रेजेंट हो जाएगा कि अनुनाद की स्थिति को बता रहा है। ओमेगा R कितना बन गया, 1/√LC और 2πF0 इज इक्वल टू 1/√LC आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2π को भी डिवाइड कर दूं तो ये मिल गई मुझे अनुनादी आवृत्ति। कई बुक्स के अंदर F0 से रिप्रेजेंट नहीं करके FR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी बात एक ही है। रेजोनेंस की कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो अगर किसी बुक में FR है तो भी सही है, कहीं F0 है तो भी सही है। तो ये हमारी क्या बन गई, अनुनादी आवृत्ति बन गई। श्रेणी क्रम में जब हमें अनुनाद की स्थिति मिली, उस आवृत्ति को हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। समझ में आया श्रेणी क्रम, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समांतर अनुनादी परिपथ को समझना है। समांतर मैंने क्या बताया था, बॉक्स की तरह रखेंगे। जैसे आप लोग बुक्स के अंदर, रैक के अंदर बॉक्स रखते हैं, शेल्फ के अंदर बुक्स रखते हैं, वैसे ही ये रखा, फिर उसके बाद ये रखा, फिर उसके बाद ये रखा, ये हमारा श्रेणी समांतर क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हमने समांतर क्रम जोड़ा है, L और R ऊपर है, C और R नीचे है, ये हमारा समांतर क्रम हो गया और ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हो गया, ठीक है। समांतर अनुनादी परिपथ। तो समांतर अनुनादी परिपथ क्या हुआ, ऐसी व्यवस्था जिसमें L और C दोनों, R तो कॉमन है, R से कोई फर्क नहीं पड़ता कि R कहाँ पे जुड़ा हुआ है। मेन फर्क किससे पड़ता है, L और C से पड़ता है। अगर L और C सीरीज में है तो सर्किट सीरीज सर्किट कहलाएगा। L और C समांतर में है, पैरेलल में है, तो वो पैरेलल सर्किट कहलाएगा। तो L और C हमारे पैरेलल है, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, समांतर परिपथ कहलाता है। अब क्योंकि अनुनाद की स्थिति है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान बट जाता है। जैसे यहाँ से हमारे परिपथ से धारा आई, ये ऐसे धारा आई, यहाँ से धारा आई, इस धारा का कुछ मान I2 यहाँ चला गया, बचा हुआ मान I1 यहाँ चला गया और वापस से ये दोनों जुड़ के हमें यहाँ पे I1 प्लस I2 मिल जाएगी, ठीक है। किरचॉफ लॉ में पढ़ा था ना ये चीज, धारा का किस तरह से हम विभाजन करते हैं, वो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था। उसी नियम से, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पे धारा का विभाजन किया। हमने कहा L में से I1 धारा प्रवाहित हुई और C में से I2 धारा प्रवाहित हुई।
अनुनाद की स्थिति क्या हुई? जब दोनों परिपथों में धारा का मान समान है, I1 बराबर है I2 के, तो I कितना होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? V अपॉन R। ठीक है, तो हमारा V अपॉन, अब क्योंकि हमारा LCR परिपथ है तो उसके लिए R की जगह क्या लिखते हैं? Z लिखते हैं, तो V अपॉन Z1 और V अपॉन Z2। ये जो हमारा ऊपर वाला परिपथ है, इस परिपथ का, ये जो हमारा ऊपर वाला परिपथ है, इस परिपथ का जो हमारा बना उसको हमने Z1 कहा, और जो ये नीचे वाला परिपथ है इसकी प्रतिबाधा को हमने Z2 कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला परिपथ है, I1 ऊपर वाले परिपथ में थी इसलिए V अपॉन Z1, I2 नीचे वाले परिपथ में है तो V अपॉन Z2। V तो दोनों के अक्रॉस सेम है, प्रत्यावर्ती धारा तो हमने सेम ही लगा रखी है ना दोनों में, तो V हमारा सेम होगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2। मतलब जो हमारा LR परिपथ है उसकी प्रतिबाधा और जो CR परिपथ है उसकी प्रतिबाधा समान होगी। दोनों को समान कर लिया, स्क्वायर कर लिया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या मिल गया? XL माइनस XC, मतलब XL इज इक्वल टू XC। वापस से वही कंडीशन आ गई, चाहे हमने समांतर क्रम में जोड़ा तब भी हमें यही कंडीशन मिली, हमने सीरीज में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा था तब भी यही कंडीशन मिली थी, XL इज इक्वल टू XC। XL था ओमेगा L, XC था 1 अपॉन ओमेगा C, तो हमें मिल गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा को रख दिया 2 पाई F नॉट 1 अपॉन रूट LC, F नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। यहाँ F नॉट क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे हम, जैसा हमने सीरीज के लिए ग्राफ बना के बताया था, वैसा ही हम पैरेलल के लिए भी ग्राफ बना के बता सकते हैं। पैरेलल में क्या हो रहा है? ग्राफ तो वही लेना है, y एक्सिस पे धारा ली और x एक्सिस पे आवृत्ति ली। ठीक है, पिछला वाला याद है? मैं यहाँ बना देती हूँ एक बार का। ये ऐसा मिला था, यहाँ पे I था और यहाँ पे F था, याद आ रहा है ना? ये हमने पिछले केस में ही किया था। जस्ट उसका उल्टा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यवहार दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जैसा व्यवहार श्रेणी क्रम बताता है, बिल्कुल उसका उल्टा व्यवहार समांतर क्रम बताता है। अगर प्रतिरोध का भी याद हो, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था और 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, जब हम प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही अगर अपन समांतर क्रम करते हैं तो परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, और कुल प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। मतलब जहां हमें, कुछ एप्लायंस ऐसे होते हैं जहां हमें कम धारा की जरूरत होती है, तो वहां पे हम कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और कुछ एप्लायंस ऐसे होते हैं जिनको हमें ज़्यादा धारा की जरूरत होती है, ज़्यादा धारा देनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जब भी हमें ज़्यादा करंट देनी है, ज़्यादा धारा चाहिए, तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब हमें कम धारा देनी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार यहाँ हो रहा है। जैसे जैसे हमारी आवृत्ति बढ़ रही है, धारा का मान कम हो रहा है। पर्टिकुलर ये आवृत्ति, जिसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ये कब मिलती है? जब XL बराबर होता है XC के। यही तो कंडीशन हमारी अनुनाद की कंडीशन थी, अनुनादी स्थिति थी। तो जब अनुनाद की स्थिति आई तो धारा का मान मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया, और फिर उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई धारा का मान बढ़ता गया। और इस केस में क्या हो रहा था? अनुनाद की स्थिति पे धारा का अधिकतम मान मिल रहा था। समांतर क्रम में क्या हो रहा है? अनुनाद की स्थिति में धारा का न्यूनतम मान मिल रहा है। मतलब अगर अपन कंक्लूजन समझें तो कंक्लूजन ये हुआ कि श्रेणी क्रम में, LCR श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम होती है। और यही अगर अपन समांतर की बात करें, अनुनादी समांतर परिपथ में प्रतिबाधा अधिकतम होती है और धारा का मान न्यूनतम होता है। क्लियर? समझ में आया? ध्यान दिया कोहिनूर? समझ में आया ना अच्छे से?
ठीक है, ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आराम से एलसीआर परिपथ को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अनुनाद की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी 12th में हो ना, आप लोगों के प्रैक्टिकल हो गए हैं, नहीं हुए ना, प्रैक्टिकल एग्जाम अब होंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एक्सटर्नल आते हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो अनुनाद का मतलब क्या हुआ कि जब एक्सएल और एक्सी, प्रेरण कुंडली और संघारित्र, इन दोनों ने बराबर प्रतिघात लगाया है, दोनों का प्रतिघात बराबर है, तो उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और श्रेणी क्रम में अनुनाद की स्थिति पे धारा अधिकतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और समांतर क्रम में धारा, अनुनाद की स्थिति पर धारा का मान न्यूनतम होता है और प्रतिबाधा अधिकतम होता है। अगर आपने इतना बोल दिया, एक्सटर्नल बहुत खुश हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। इसलिए जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज और इसके अंदर है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है, हमने जो ये वक्र बनाया है, एक बार का मैं ऊपर वाला वक्र लेती हूँ, जैसे कि ये वाला वक्र है। हमने जो ये वक्र बनाया है, इस वक्र की तीक्ष्णता, मतलब ये जो अभी हमने इतना चौड़ा बनाया है ये, या मैं अगर इसको ऐसा बना दूं पतला, डिफरेंस समझ में आया? एक बार अलग से बनाती हूँ। एक तो ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा पीक है और इसके अंदर थोड़ी सी ब्लंटनेस आ रही है, मतलब जो मेरा ये कर्व आ रहा है ये थोड़ा सा चौड़ा आ रहा है और जो ये कर्व आ रहा है ये थोड़ा सा तीक्ष्ण आ रहा है। तो ये जो तीक्ष्णता है, वक्र की तीक्ष्णता है, ये किससे डिफाइन की जाती है? विशेषता गुणांक से। एलसीआर परिपथ का अनुनाद की स्थिति में एक विशेषता गुणांक होता है जो बताता है कि हमारा अनुनादी वक्र कितना तीक्ष्ण है और कितना चौड़ा है। ये हमारी क्या कहलाती है? अनुनादी परिपथ की तीक्ष्णता और उसकी चौड़ापन जो है वो कौन बताता है? विशेषता गुणांक बताता है। अगर आपसे पूछा जाए विशेषता गुणांक क्या है, तो हम यही कहेंगे अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला जो गुणांक है वो क्या कहलाता है? विशेषता गुणांक कहलाता है। जितना तीक्ष्ण होगा उतनी उसकी विशेषता गुणांक का मान अधिकतम होगा। जितना चौड़ा होगा, अगर मैं इसको और चौड़ा कर देती हूँ, ये ऐसा और चौड़ा आ गया है ना, तो जितना चौड़ा होगा विशेषता गुणांक का मान उतना ही कम होगा। जितना तीक्ष्ण होगा उतना ही उसकी विशेषता गुणांक का मान अधिकतम होगा। और विशेषता गुणांक जितना अच्छा होगा एलसीआर परिपथ उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये जो विशेषता गुणांक है ये निर्भर किस पे करता है? विशेषता गुणांक को Q से लिखा जाता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। जो विशेषता गुणांक है वो प्रतिरोध के इनवर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना प्रतिरोध का मान ज्यादा है तीक्ष्णता उतनी ही कम है, जितना प्रतिरोध का मान कम है तीक्ष्णता उतनी ही ज्यादा है। जैसे मान लिया मेरा ये वाला जो वक्र है इसके लिए R 10 ओम है, ये वाला वक्र है इसके लिए R 100 ओम है, तो ये वाला जो वक्र होगा उसके लिए R का मान 1000 ओम हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। R का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा वक्र की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो ये जो तीक्ष्णता है, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता है, ये कौन बताता है? विशेषता गुणांक बताता है। और विशेषता गुणांक किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पे निर्भर करता है। जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतनी ही तीक्ष्णता कम होगी, विशेषता गुणांक उतना ही कम होगा। और जितना विशेषता गुणांक कम होगा एलसीआर परिपथ की जो क्वालिटी है वो उतनी ही वीक होगी, उतना ही वो खराब एलसीआर परिपथ होगा। जैसे आप लोग कांच भी खरीदते हैं बाजार में जाके, कुछ कांच होते हैं जो 50 रुपए का भी आ जाता है, कुछ कांच होते हैं जो 2-2 हजार रुपए के आते हैं। तो क्या फर्क है दोनों में? क्वालिटी का। एक अच्छी क्वालिटी का है और एक खराब क्वालिटी का है। कोई लोग नोकिया से भी नोकिया फोन भी चलाते हैं और कोई लोग आईफोन लेके भी जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में?
सिर्फ क्वालिटी का फर्क है। तो यही चीज हमारी आर डिफाइन करती है कि क्वालिटी कैसी है हमारे एलसीआर परिपथ की। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप डेरिवेशन भी कर लोगे। ये उल्टा है, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, अगर हमने डेरिवेशन कर लिया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें अगर हमें अनुनाद का कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसका पूरा डेरिवेशन अपने आप कर लेंगे। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। क्या क्या किया आज हमने? एलसीआर परिपथ, श्रेणी अनुनाद की स्थिति, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आगे अब हमें क्या करना है, यहां तक हमारा एक बार का एलसीआर परिपथ खत्म होता है प्रत्यावर्ती धारा का। अब हमें जो पढ़ना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कि एक एलसीआर परिपथ कितनी शक्ति कंज्यूम करता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है। एक एलसीआर परिपथ में कितनी पावर होती है, शक्ति का मान क्या होता है, औसत शक्ति का मान क्या होता है, वो हमें निकालना है। और उससे हम एक और चीज निकालेंगे, वो होगा पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। वो भी हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। ये भी पूरा डेरिवेशन बेस है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। इसमें कोई भी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने डेरिवेशन किया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, करना क्या है आपको? पिछली क्लास में भी बताया था, हाथ से लिखना है। जब तक आप लोग हाथ से डेरिवेशन को नहीं लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। बार बार हाथ से लिखना है, 3 बार हाथ से लिखना है, 2 बार हाथ से लिखना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ डेली जो हमारी आम भाषा है उस भाषा में कॉन्सेप्ट्स, साथ में जो हमारे सराउंडिंग में एग्जाम्पल्स है उसके साथ बने रहेंगे। आगे के लेक्चर्स में भी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल के अंदर आपको सारे ही फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।